डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, इसके साथ ही गरज की स्थिति कहां बनेगी और ऐसे में अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहेगा। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं बड़ी खबरें क्या हैं आखिर मौसम की, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी कई ऐसी महत्वपूर्ण जगह, इसके बारे में आपको हम बताते हैं बड़ी खबरों में। और जो पहली बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर कुछ इलाकों में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो यहां भी कुछ हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर खासतौर से नजर डालें हरियाणा पर तो यहां भी जगह जगह ओले पड़ने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहां पर 22 से 24 मई के बीच कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहां 22 और 23 मई को कुछ जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या कहीं पर कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं, या इसके साथ साथ बारिश की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं। और जो असम मेघालय की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सतर्क रहने की बात कही गई है। जो केसरिया रंग आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ना सिर्फ भारी बारिश बल्कि कुछ जगह यहाँ पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा अगर खासतौर से हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और जो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य हैं, इनमें भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर यहाँ उत्तर पश्चिम भारत की हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ना सिर्फ कहीं कहीं बारिश बल्कि जो गरज के साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। और खासतौर से ना सिर्फ हरियाणा राजधानी दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं गरज के साथ। और साथ ही ये जो क्षेत्र है जिस यहाँ पर हरा रंग आप देख पा रहे हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं, यानी कोई खास गतिविधि जो है मौसम की वो इन क्षेत्रों में नहीं दर्ज की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही खासतौर से भारी बारिश की स्थिति जो थी। लेकिन बाकी हिस्सों में क्या स्थिति होगी जान लेते हैं। आइए आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या लेह लद्दाख की बात की जाए तो अनेक जगह बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। और ऐसी ही स्थिति हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ कई जगह बारिश होगी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पंजाब, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जाना आपने किस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो बनती नजर आ रही है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिहार में कई जगह बारिश होगी, झारखंड, ओडिशा कहीं कहीं बादल बरसेंगे, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं लगातार अधिकतर जगह जो बारिश है उसकी संभावना जताई गई है। असम मेघालय की बात करें, अरुणाचल प्रदेश या बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और दक्षिण भारत का अगर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटका की बात की जाए, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें, तटीय कर्नाटका और केरल, यहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही अंडमान निकोबार में भी, जबकि तमिलनाडु पुडुचेरी की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी, जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश की संभावना। और खासतौर से मध्य भारत में आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें, गुजरात, सौराष्ट्र, यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति रही है, इसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं। सबसे पहले जो आप ये देख पा रहे हैं स्थिति, ये गर्म हवाएं हैं जो दर्ज की गई हैं। ना सिर्फ हम राजस्थान की बात करते हैं, हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर गर्म हवाएं चली। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर ना सिर्फ बारिश जो है वो दर्ज हुई बल्कि तेज हवाएं चली। और कुछ ऐसी ही स्थिति हमने देखी जम्मू में, जहां पर बारिश के साथ जो तेज हवाएं हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। और यहां अगर हम बात करते हैं खासतौर से देखिए पूर्वोत्तर भारत की, तो लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहां बनी, जबकि असम और मेघालय में तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं भारी बारिश के साथ साथ। उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं तेज हवाएं जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं यहां पर बारिश के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। और कुछ ऐसी स्थिति हमने अंडमान निकोबार में भी देखी। जबकि केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी जो बारिश की जो स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर आई। और साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटका में या तटीय
कर्नाटका की भी बात की जाए तो यहाँ भी बारिश की स्थिति, हालांकि मध्य भारत की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो ना सिर्फ जो बारिश की स्थिति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही जो हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ भी हवाओं का जो दौर है वो जारी रहा। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं जो कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, तो कोंकण गोवा में भी हमने वही स्थिति यहाँ पर देखी। तो जाना आपने किस तरह की गतिविधियां रही हैं पिछले 24 घंटों के दौरान ही। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो तापमान है उसमें बदलाव दर्ज किया गया है। ना सिर्फ अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान की बात करें, यानी तापमान का क्या हाल रहा है ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। अधिकतम तापमान की स्थिति आप देख पा रहे हैं किस तरीके का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर नजर डालते हैं यहाँ पर राजस्थान पर, यानी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और इसी के साथ ना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यहाँ भी दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं दक्षिण भारत पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटका की बात की जाए या भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें, तटीय कर्नाटका में भी और उसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी गिरावट जो है वो इन क्षेत्रों में देखी गई है अधिकतम तापमान में। और साथ ही अगर मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है 5 डिग्री सेल्सियस की सामान्य तापमान के मुकाबले। और मराठवाड़ा, तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो गिरावट है वो करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी यहाँ भी कमी हमने देखी। और साथ ही अगर हम बात करते हैं असम, मेघालय की तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी गिरावट जो है वो देखी गई है बारिश की स्थिति की वजह से। और साथ ही अगर बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में जो अधिकतम तापमान है 47.1 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान मैदानी क्षेत्रों में। सबसे अधिक तापमान, न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, साथ ही राजस्थान, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। यहाँ जो बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। अगर खासतौर से बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें या इसके साथ साथ झारखंड में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं तटीय कर्नाटका की, भीतरी दक्षिण कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हाँ, न्यूनतम तापमान जो है उसमें कमी यहाँ पर दर्ज की गई है दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए, यानी गिरावट जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं हम भीतरी उत्तर कर्नाटका पे, तटीय आंध्र प्रदेश पे, साथ ही केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अगर बात की जाए औसतन तापमान की क्या स्थिति रही है ये आपको हम बता रहे हैं। और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की जब बात की जाए तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ भी 1.6 से करीब 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है ये कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट की स्थिति है वो हमने देखी न्यूनतम तापमान में। और साथ ही अगर सबसे कम तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक के मंगलुरु की हम बात करें तो यहाँ सबसे कम तापमान रहा 19.4 डिग्री सेल्सियस जो कि दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो लगातार तापमान में देखने को मिला है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं वहां पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, यानी वायु गुणवत्ता की जो स्थिति है वो क्या दर्ज की गई है प्रमुख शहरों में, इस पर नजर डाल लेते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो ये दर्ज हुआ 216 और ये जो स्थिति है थोड़ी खराब स्थिति हम मान सकते हैं इसको, जो श्रेणी नजर आई। लखनऊ की बात की जाए तो 198 ये दर्ज की गई जो कि संतोषजनक स्थिति, लेकिन बिल्कुल सीमा पर ये है संतोषजनक के। पटना की अगर बात करें तो 144 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक जो कि एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं। वहीं हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 85 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक जो कि एक अच्छी श्रेणी हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। वहीं पुणे की अगर बात की जाए तो 282 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि एक थोड़ी खराब श्रेणी में हम मान सकते हैं इसको। जबकि कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये महज 49 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। हालांकि मुंबई की अगर बात करें तो 137 ये दर्ज हुआ जो कि एक संतोषजनक स्थिति वायु गुणवत्ता की यहाँ पर नजर आई जो श्रेणी इसकी है। हालांकि और इसके साथ ही बेंगलुरु की भी हम बात करें तो ये 54 दर्ज हुई जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में क्या स्थिति रह सकती है अगले 4 दिन। आंध्र प्रदेश के अमरावती की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार अगले चारों ही दिन यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप अमरावती का रुख करना चाहते हैं या वहां पर हैं तो देखिए बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा। और ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति भी आपको हम बता रहे हैं क्या ये रह सकती है और किस तरह का बदलाव। देखिए जो अधिकतम या न्यूनतम तापमान की हम बात करें उसमें नजर आ रहा है करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का ही जो बदलाव है वो यहाँ पर नजर आ रहा है तापमान में। वहीं अगर असम के सिलचर की बात की जाए तो लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ भी जारी रहेगा शनिवार से लेकर मंगलवार तक। और इस दौरान देखिए जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान भी 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यानी लगातार बारिश जो है वो आपको मिलेगी और उसके साथ साथ करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का जो बदलाव है ये तापमान में आपको यहाँ महसूस हो सकेगा। वहीं गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें, पोरबंदर अगर आप जा रहे हैं या यहाँ की योजना बना रहे हैं तो शनिवार से लेके मंगलवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ यहाँ पर रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान की हम बात करें ये भी करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। यानी मौसम पूरी तरीके से खुला है और जो तापमान है उसमें भी कोई खास बदलाव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शनिवार रविवार सोमवार गरज के साथ यहाँ पर कुछ जगह बौछारें तो कुछ जगह तेज हवाओं की संभावना है। जबकि मंगलवार की अगर बात हम करते हैं तो बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। यहाँ आप देख सकते हैं शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट जरूर, लेकिन ये फिर भी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो आप देखिए ये भी करीब 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तापमान है उसमें भी आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति आपको मिलेगी। राजस्थान के अजमेर का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो शनिवार और रविवार को आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। जबकि सोमवार और मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए 2 दिन 39 डिग्री सेल्सियस तो 2 दिन 38 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है। और खासतौर से न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया। यानी बदलाव जो है वो जरूर न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं गरज और चमक की जो स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है अगले चारों ही दिन। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट हम देख पा रहे हैं। शनिवार को 27 डिग्री सेल्सियस तो मंगलवार में आप देख सकते हैं करीब 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। शनिवार से लेके और इसके साथ साथ सोमवार तक आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति, जबकि मंगलवार की अगर बात की जाए तो यहाँ बादल छाए रहने का अनुमान है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना अपनी स्थिति क्या रहेगी। और साथ ही जो मौसम है ना सिर्फ अलग अलग शहरों में बल्कि सीधे तौर पर प्रभावित करता है कृषि क्षेत्र को भी, यानी जो किसान हैं वो मौसम के अनुसार ही कृषि कार्य करते हैं। तो फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय रुपाई की गई धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखे। इसके साथ ही यहाँ जिन इलाकों में ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की बुआई किए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही खेतों से खरपतवार निकाले और हाथों से निराई करें। दक्षिणी गुजरात में ही किसान इस समय भिंडी, लोबिया और ग्वारफली में निराई का काम करें। यहीं परवल और कुंदरू में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहे। वहीं दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले में इस समय धान की फसल तैयार है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे सुबह या शाम के समय मौसम साफ रहने पर उनकी कटाई कर लें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय तैयार तिल, मूंग और अरहर की कटाई और मूंगफली की खुदाई कर ले। मध्य गुजरात के किसान इस समय केले में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही केले के पेड़ों को सहारा दे और केले के गुच्छों को सूरज के तेज रोशनी से बचाने के लिए सूखी पत्तियों से ढक दे। यहीं किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहे, जबकि धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। मध्य गुजरात में ही आम 110 से 140 दिनों के बाद गहरे हरे रंग के हो जाए तो उनकी तुड़ाई कर ले। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय मूंगफली और बाजरे के अलावा सब्जियों में निरंतर सिंचाई करते रहे। इसके साथ ही मूंग की कटाई कर ले। यहीं किसान तैयार आम, पपीता, चीकू, नींबू और अनार आदि की तुड़ाई कर जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाए। इसके साथ ही यहाँ फलों के नए पौध की रुपाई भी की जा सकती है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी के बारे में। अभी का जो मौसम है इसमें आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से क्षेत्रों में और इसके लिए कौन कौन सी अलग जो किस्में हैं वो मौजूद हैं जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
तो जाना आपने बदलते मौसम में भी किस तरीके से सफलतापूर्वक आप खेती कर सकते हैं। और आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ मौसम की ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। जब बढ़ती उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगे हड्डियां, गिरने, झुकने, यहां तक कि खांसने से भी जब चटाक से टूट जाएं आपकी हड्डियां, मसल्स, हड्डियां और जोड़ों के दर्द का अटैक, ताकि गठिया न बांध दे जिंदगी में गांठ। आर्थराइटिस जागरूकता पर विशेष स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। This is the reason why, despite everything, all huddles, all odds, all differences, different kinds of religions, castes, creeds, ultimately we are one. Our goal is one, and that goal is to see that India emerges as a very strong nation in the world. पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था।
संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।